हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनीता। मैं आज आपके सामने 12th क्लास इन पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर है हमारा द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। इसके बारे में हम पहले बहुत डिस्कस कर चुके थे। इसके कुछ पॉइंट थे द सोवियत सिस्टम, इंटीग्रेशंस, ये सब चीज़ हम आज हमारा टॉपिक है इसमें शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिकेशनिज्म। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। आप समझिए स्टूडेंट्स की शॉक थेरेपी होती क्या है। आप देखिए, शॉक थेरेपी का मीन्स होता है कि भाई शॉक थेरेपी मीन्स कि किस तरह से किसी चीज़ का उपचार करना। शॉक मीन्स थेरेपी। आप देख सकते हो, शॉक का मतलब किसी चीज़ का आघात पहुंचाना, किसी चीज़ को चोट पहुंचाना और फिर उसका मरहम करना। राइट, आप समझ सकते हैं, पहले किसी को चोट पहुंचाना फिर उसका मरहम करना मीन्स उपचार करना। ये शॉक थेरेपी है, वी कैन से शॉक थेरेपी। जब आप देख रहे थे, आपने देखा, आपने पढ़ा कि इस चैप्टर में किस तरह से यूएसएसआर का विघटन हुआ, उसका बहुत ज़्यादा सारा विघटन हो गया, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। इस तरह से वो पूरा किस तरह से कोलैप्स उसका हुआ, ये चीज़ें आपने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपने पढ़ी हैं। तो स्टूडेंट्स, हम समझ सकते हैं कि भाई किस तरह से इसमें कोलैप्स जब हुआ, इसके क्या रीज़न थे और शॉक थेरेपी क्या है, इसको भी हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले शॉक थेरेपी का हम ले लेते हैं कि भाई किसी को हमने इंटरनली, फिजिकली या साइलेंट वे में किसी को हमने किसी बात से कोई कष्ट पहुंचाया, फिर उसका समर्थन किया, उसका उपचार किया, उसको हम अरे भैया सॉरी, ऐसे हो गया, इस तरह से सांत्वना देना, तो वो शॉक थेरेपी आता है। राइट, सबका अलग अलग है। यहाँ यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच में शीत वार चल रहा था और इसके कारण वो कंटिन्यू अपना बहुत ज़्यादा उसकी इंजरी हुई थी, जिसके कारण चीज़ें सहनी पड़ी, उसकी मार बहुत भारी थी जो उसको सहनी पड़ी, जिसका कारण उसे क्या हुआ, सोवियत संघ का कोलैप्स हुआ, उसका अंत हुआ, वो गिर गया उसका। अब आप देखिए कि क्या था इसके अंदर मेन था कि भाई किस तरह से जो एक सत्तावादी पार्टी थी। देखिए, यूएसएसआर में क्या था, एक सत्तावादी कम्युनिस्ट पार्टी का राज था, पर उसके बाद सत्तावादी का मतलब होता है कि भाई वो पूरा उसमें कोई आ नहीं सकता, कोई पार्टी दूसरी इंटरफेयर नहीं कर सकती है, सिर्फ ओनली वन पार्टी है, उसमें विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है, वो आगे कोई वर्क नहीं कर सकती है। इसीलिए उसको सत्तावादी पार्टी की बस वो ही जो वो डिसीजन लेगी वही पार्टी है, वो सही है या गलत है, उसका रूल फॉलो करना है। तो ये भाई डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो गई, लोकतंत्र में इसको कन्वर्ट करना चाहिए। मीन्स लोगों का राज है, लोगों की सरकार है, लोग जिसको चाहेंगे, वहाँ के जो पब्लिक है जिसको चाहेगी गवर्नमेंट बनाना, अपना चूज करके उसको वो लेके आएगी। दूसरा, यूएसएसआर में क्या था, सोशलिज्म था, वो समाजवाद था, समाजवादी पार्टी थी, समाजवाद, वहाँ पर समाजवाद को ज़्यादा प्रेफरेंस, तो उसको समाजवाद से कैपिटलिज्म में कन्वर्ट किया गया। अब आप देखिए, अगर कोई भी सत्ता पूरी तरह से एक सिस्टम में है और उस सिस्टम को बिल्कुल सोशलिस्ट सिस्टम टू डेमोक्रेट द कैपिटलिज्म सिस्टम, उसको डेमोक्रेट करके कैपिटलिस्ट सिस्टम में कन्वर्ट करना बहुत बड़ी बात है। कि पूरा सिस्टम हमारा चल रहा था 17 ईयर या 45 ईयर, जितने ईयर भी आप 65 ईयर या 70 ईयर कह सकते हैं, वो कंटिन्यू चल रहा था और उसके बाद उसको अचानक से चेंज करना तो वो पेनफुल होता है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर आप सिंपल सी बात लीजिए, अगर आप कहीं रेंट के हाउस में रहते हैं और वहाँ आप रह के अपना सेटलमेंट है, बट आपको अपने मकान को चेंज करते हैं, तो वो पूरा का पूरा चेंज करना, उसको अडेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है दैट टाइम कि, बट बाद में सही हो जाता है। तो उसको हमने जो पहले रूल्स थे सबको हमने अडेप्ट किया और उसके बाद फिर हमें नए रूल्स को अडेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। यही इसका ये शॉक थेरेपी रही है कि पूरी जो वहाँ का कम्युनिस्ट पार्टी जो रूल्स था सोवियत संघ का, वो सिस्टम को चेंज करके
डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म में उसको चेंज किया गया और डेमोक्रेसी वहाँ पर ला गई और सोशलिज्म से कैपिटलिज्म वहाँ ला गया। यूएसएसआर का सिस्टम था स्ट्रक्चर कैपिटलिज्म, यूएसएसआर का सिस्टम था समाजवादी, उसको कैपिटलिज्म में लागू किया गया, इसको अप्लाई किया गया। वहाँ पर सामूहिक खेती होती थी, वो भी निजी हाथों में दे दी गई, निजीकरण उसका कर दिया गया, उसका निजीकरण कर दिया गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भाई किस तरह से इसमें बहुत ज़्यादा प्राइवेटेशंस, ये चीज़ें प्राइवेटेशंस में ला दी गई थी। फिर ट्रेड फ्री, वहाँ पर ट्रेड फ्री कर दिया गया था जिससे कि आना जाना बहुत इजी हो जाए, लोग इजीली अपना आयात निर्यात ट्रांसपोर्ट इम्पोर्ट आराम से इजीली कर सके। फाइनेंशियल ओपनिंग कर दी थी, मुद्रा का लेना देना और करेंसी कन्वर्ट, जो करेंसी थी वो भी कन्वर्ट की गई थी। तो इस तरह से सभी चीज़ में चेंजेस आना और उसको एक्सेप्ट करना वहाँ की जनता के लिए बहुत ही मुश्किल वर्क था जो उन्होंने किया। तो इसी तरह से हम बोल सकते कि भाई किस तरह से, और इतिहास में हिस्ट्री में गराज सेल के नाम से ये योजना जब चली थी कि भाई सारी चीज़ें और वहाँ पर कुछ चीज़ें थी वो बेकी सेल की गई थी, कंटिन्यू उनको सेल भी किया गया था। भाई किस तरह से कि कुछ था कि कौड़ियों के दाम उनको बेचा गया था क्योंकि उनके कोष में कुछ बहुत थी कि अलग अलग तरह से अलग अलग दिशा से बड़ी बड़ी सीमा में जो देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से मुड़ना था। इसका मतलब था कि सोवियत संघ के दौर की संभावना से पूरी तरह निजात पाना चाहते थे वो लोग, क्योंकि सोवियत संघ से पूरी तरह निजात पाना चाहते थे। वो अब मलकियत का सबसे बड़ा प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा कि वो निजी स्वामित्व था। तो इसके अंतर्गत जो निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व ढांचे को तुरंत बनाने की बात शामिल की गई थी। तो उसमें बहुत सारे निजीकरण फॉर्मों ने साथ दिया था। तो इसी कारण से हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत डगमगाई थी और लोगों का रुझान तो उस तरफ था ही, क्योंकि वो आगे जाना चाहती थी, वो दूसरे देशों को, पश्चिमी देशों को देख रही थी। खुली वित्तीय व्यवस्था, मुद्रा की आपस में की जो मुद्रा थी, करेंसी थी, वो परिवर्तन हुआ था। फ्री क्या ना चाहिए, मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण थी और इसी तरह से ये सारी चीज़ें चली। तो लगभग पूरे हर देश में तो पूरा तो डिस्टर्ब होना ही था। तो ये हमारा इसके अंदर आता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसका हेडिंग है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, कॉन्क्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी मीन्स शॉक थेरेपी के क्या क्या परिणाम हुए। आप देख सकते हैं शॉक थेरेपी के परिणाम तो होने ही थे और क्या क्या परिणाम हुए ये भी जानना आप समझ ही सकते हैं कि जब शॉक थेरेपी administered in the 1990 did not lead the people into the promised utopia of mass conceptions. Generally, it's the broad ruin in the economics and the distress upon the people of the। देखिए, इसका मतलब है कि 1990 में एक जो शॉक थेरेपी जनता ने जो अपनाई थी उसके लिए आंदोलन हुआ था, जिसका वायदा आम थेरेपी में पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया था। इसने पूरी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया था, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुए थे। आप ये देख सकते हो कि कौड़ियों के दाम पे कंपनियां जो बेची गई थी दूसरे निजी हाथों में दी गई थी, जिनका मूल्य नहीं लगा पा रहे थे, वो कौड़ियों के दाम में गई थी और लोगों के पास पैसा भी नहीं था। वो जो भी बहुत सारी चीज़ें उनको सेल में आने के लिए, वहाँ पर सेल में आने के लिए कुछ आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह दिए गए थे, वो भी उन्होंने एक ब्लैक मनी पर उसको बेचा गया क्योंकि उन्हें पैसे की नीड थी। इस तरह से कंपनियों का पुनर्निर्माण हुआ। औद्योगिक नीति के बजाय बाजार में की जो ताकतें कर रही थी, इसीलिए हर कदम पर उन्हें एक इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके उनको आंका जा रहा था। उसे फिर औने पौने दामों में बेचा भी गया, जिसमें कि हालांकि महाबिक्री में भाग लेने के लिए भी नागरिकों को जो अधिकार पत्र दिए गए थे, वहाँ पर आने के लिए इन्विटेशन कार्ड दिया गया था, वो भी उन लोगों ने अपने पैसे की वजह से उन्होंने
बेका, क्योंकि उनको पैसे की बहुत नीड थी। इसी तरह से कह सकते हैं रूसी मुद्रा थी रूबेल, जो एक बहुत ज़्यादा गिरावट के कारण उस मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि लोगों को अपनी जमा पूंजी भी बेचनी पड़ी थी। तो इस तरह से इसकी खामियां, इसका इफ़ेक्ट जो हुआ ये आपने देख ही लिया है। अब इसके बाद हम चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि देखिए इसमें से भी 2, 3, 4 क्वेश्चंस हमेशा एग्ज़ाम में आते ही हैं और मैं एग्ज़ाम के लिए हमेशा आपके साथ बनी हुई हूँ। देखिए इस एक टॉपिक, इसमें एक पॉइंट है, अभी देखते हैं हम, वेट, हाँ ये टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ये क्या है? आप बताइए कि टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही था, टेंशन कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही था। इसमें क्या हुआ था कि भाई पूरी सोवियत संघ का अधिकांश गणराज्य संघर्ष, जो क्षेत्र था गणराज्य गृह युद्ध चल रहा था, वहाँ बगावत झेल रहा था। क्योंकि आपने देखा है कि भाई गृह युद्ध का मतलब है कि वहाँ पर बगावत, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था और कॉन्फ्लिक्ट बराबर कंटिन्यू चल रहा था। जैसे कि वेस्टर्न सोवियत रिपब्लिक कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि इसको हम गृह युद्ध कह सकते हैं कि वेस्टर्न रिपब्लिक कॉन्फ्लिक्ट, उसमें गृह युद्ध हो रहा था। फिर रशिया की 2 रिपब्लिक्स थी, चेन्नई और दागिस्तान, चेचन्नैया और दागिस्तान। ये दोनों अपने आप को अलग करना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो अलग हो जाएं और अपना गणराज्य, अपना अस्तित्व जो है वो अपना अलग बनाए, अपना मोमेंट, अपना स्टैंड वो अपने बल पर स्टैंड करे, वो उससे अलग होना चाहते थे। इसमें फिर मास्को में देखिए, मास्को का मेथड बहुत गलत था। उसने जो चेचन्या ने अपना कुछ अधिकार या कुछ आवाज़ उठाई, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने क्या किया, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने क्या किया, उसको कंटिन्यू, मतलब कि उसका इतना नुकसान किया, उस पर बम फेंक दिया, इस तरह से उन पे बम से अटैक किया। तो ये बहुत ज़्यादा उन्होंने एक तरह से कहना चाहिए कि मानवता को, यानी कि एक रूल को तोड़ा है, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक था, क्योंकि फ्रीडम की आवाज़ को वो दबा नहीं पाए थे, फिर है सेंट्रल एशिया, तागिस्तान, ये 10 ईयर तक इसने संघर्ष किया, सिविल युद्ध किया। और 2001 में इसने बहुत ज़्यादा, मतलब कि तब तक इसने बहुत स्ट्रगल किया और कॉन्फ्लिक्ट की मार को झेला। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि किस तरह से पूरी इसमें फिर आता है, उसके बाद आता है अज़रबैजान। ये भी ऑर्गेन इसका पूरा हिस्सा था अज़रबैजान का, कि भाई इसने भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स झेले हैं। कि फिर उसके बाद मैनी कंट्रीज़ में किस बात के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट था, रिवर्स के ऊपर था, और फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम, उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया था। फिर नेक्स्ट था सेंट्रल एशिया। भाई देखिए सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया में जो हाइड्रोकार्बनिक रिसोर्स बहुत ज़्यादा थे, जिससे क्या था, इकोनॉमिक्स बेनिफिट उसको मिलना था। आपने देखा ही होगा, अगर किसी के पास कुछ ज़्यादा होता है तो उसमें क्या होता है कि उसकी तरफ सब आते हैं, वहाँ से बेनिफिट लेना चाहते हैं। वो कहते हैं भाई ये तो बहुत, एक होड़ लगी हुई थी, तो ये इसके लिए प्लस पॉइंट रहा था। रशिया और चाइना ये एक दूसरे से अटैच थे। चाइना का जो एक ट्रेड, उसने चाइना ने मतलब कि अपना ट्रेड स्टार्ट किया, व्यापार करना स्टार्ट किया, क्योंकि वो चाहता था कि यहाँ से मुझे हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से फिर ईस्टर्न ग्रुप में क्या था, चेकोस्लोवाकिया, मतलब कि एक ही थे ये, पर इसमें से चेको और स्लाविया ये 2 अलग अलग बने। फिर इसी तरह से यूगोस्लाविया था जो 1991 में स्प्लिट हुए। ठीक है, ये नाटो के साथ इनका कौन था, और उसके बाद जातिवाद लेकर कुछ इसमें इस तरह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे। इस तरह से आपने समझा कि इसके क्या क्या
प्रॉब्लम्स आई हैं, टेंशन और कन्फ्लिक्ट किस तरह से रहा। आप समझ सकते हैं कि कन्फ्लिक्ट होना बहुत ज़रूरी है, टेंशन आना, जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, तो उसका स्वाभाविक ही है कि तनाव और संघर्ष की स्थिति तो पॉसिबल है। तो इस तरह से ये आपने पूरा पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि भाई इसके बाद कि इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिकेट कंट्री, इंडिया एक पोस्ट कम्युनिकेट कंट्री किस तरह से बनी, क्या था उसमें ऐसा और क्यों। देखिए, आप हम इजीली इस बात को भी समझ सकते हैं कि भाई पूर्व, इसको हम बोल सकते हैं पूर्व साम्यवादी देश और भारत। इसका क्या रीज़न था, इसका रीज़न ये था कि इसमें किस तरह से भारत ने साम्यवादी देश रह चुके सभी से अच्छे संबंध थे उनका, ऐसा किसी से नहीं था किसी के साथ उनका गलत संबंध था। भारत और रूस के संबंध इतिहास में आपसी विश्वास का गवाह है कि भाई ये बहुत अच्छे संबंध रहे हैं भारतीय। और आज देख, आप इसमें देख सकते हैं कि इंडियंस जो एक फिल्म सिटी है उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। और यूएस में एंड रूस में आज भी अमिताभ जो हमारे हीरो हैं वो घर घर में जाने जाते हैं, उनकी मूवीज़ लोग देखते हैं हिंदी में, उनके भले ही हिंदी ना जानते हो बट वो अच्छे से उनके डायलॉग पूरी तरह से अच्छे से बोलते हैं। नेक्स्ट हम ये चीज़ देख सकते हैं कि पूरा सोवियत संघ में किस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये तो हमारे सामने है ही है। अब हमारा पॉइंट आता है कि भाई किस तरह से हम, कि आपने समझ ही लिया कि भाई भारतीयों का इसमें बहुत बड़ा, कि बहुत सम्मान की दृष्टि से यहाँ देखा जाए रूस और भारत के आपस में संबंध काफ़ी अच्छे हैं। ध्रुवीय विश्व दोनों देशों का आसियान है, अंतर्राष्ट्रीय की स्थिति और सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इसने इसको प्रोवाइड कराई हैं। 2001 में भारत और रूस के समझौते के उसमें भी आपने देखा होगा उसके बीच में कुछ दस्तावेज थे, उनके कुछ पेपर से, डॉक्यूमेंट्स थे जिन पर सिग्नेचर लिए गए थे, वो 80 द्विपक्षीय कुछ थे। तो ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत हेल्प मिली है इंडिया को बहुत हेल्प की है। और आप देख सकते हैं कि पहले उसमें सोवियत संघ ने भी इंडिया का बहुत ज़्यादा हेल्प की है, जिसमें हम कॉन्फ्लिक्ट की जब बात आई थी वहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि सोवियत संघ का भी भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे, क्योंकि भारत ऐसा है ही नहीं किसी के साथ वो लड़ाई करे या कुछ करे, वो सबके साथ मिलके रहना चाहता है और सभी उसके साथ हेल्प भी सब उसकी हेल्प करना चाहते हैं, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर। पाकिस्तान कुछ उनकी अपना ही कुछ वो है, बट इंडिया ऐसी कंट्री है कि जो सबको हेल्प करना चाहती है और सबके साथ सेम अच्छा बिहेव करना चाहती है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये पूरा पढ़ा है, इसमें आप देख लीजिए, यहाँ हम ये भी देख सकते हैं ड्यूरिंग द कोल्ड वार एंड द इंडिया एंड द यूएसएसआर एंजॉय द स्पेशल रिलेशनशिप। मीन्स हम यहाँ ये कह सकते हैं कि भाई किस तरह से, कि भाई जब कोल्ड वार था भारत और सोवियत संघ के बहुत गहरे मतलब कि संबंध बहुत गहरे थे और कुछ क्रिटिसिज्म थे, उन्होंने तो कहा था कि भारत क्या है उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इकोनॉमिक, अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो भाई यूएसएसआर ने भारत को काफ़ी क्षेत्रों में बहुत हेल्प की है, उन्होंने मदद की है। विशाखापट्टनम, भिलाई, बोकारो इस्पात कारखानों में, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी वगैरह में इसमें काफ़ी उसकी हेल्प की है। और पॉलिटिकल के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प की है। हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है कि सोवियत संघ ने कश्मीर मामले में, इसमें इसका जो रुख था पाकिस्तान का, इस बारे में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए हैं, अपना एक साथ दिया है उसका। तो नेक्स्ट मिलिट्री, यानी कि भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त सैनिक सामान भी दिए थे जब शायद ही कोई उस समय हेल्प कर सकता था। टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार किया, मतलब कि हर तरह की हेल्प के लिए वो हमेशा हमारे लिए खड़ा रहा। नेक्स्ट आता है कल्चर। तो हिंदी फिल्म मूवीज़ जो रही हैं हमारी भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रही हैं और बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकार सोवियत संघ की यात्रा भी की है उन्होंने। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा क्लियर हो गया है। अगर आपने इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप फर्स्ट वीडियो भी देखिए,
तब जाके ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आता है उस टॉपिक के लिए, उस पॉइंट के लिए, आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, मैं उसको फिर से अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी और समझाने की कोशिश करूंगी। लॉकडाउन चल रहा है फ्रेंड्स, सबको ये वीडियो मिलनी चाहिए। लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड।